भारत के इतिहास में ना एक पैटर्न सा दिखता है, शक्तिशाली परिवारों का। ऐसे परिवार जिनके नाम पीढ़ियों तक सत्ता में गूंजते रहे हैं। और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है, आज के दौर में भी देखिए, राजनीतिक परिवारों का दबदबा तो कायम ही है, चाहे वो नेहरू गांधी परिवार हो या फिर यादव, ठाकरे या पवार परिवार। लेकिन कभी सोचा है कि सदियों बाद इन शक्तिशाली परिवारों का आखिर होता क्या है? हम कभी कभी सुनते तो हैं कि मुगलों का कोई वंशज कोलकाता में रह रहा है, या किसी नवाब का परिवार किसी शहर में गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। कुछ परिवार तो आज भी सुर्खियों में बने रहते हैं, अपनी विरासत को नए नए तरीकों से आगे बढ़ाते हुए। चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या फिर सोशल सर्विस, वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में दबे कई ऐसे भी हैं जिनका कभी डंका बजता था, पर आज समय की धूल ने उन्हें जैसे भुला ही दिया है। तो फिर महाराणा प्रताप का परिवार कहाँ है? जी हाँ, वही महाराणा प्रताप जो कभी मुगलों के सामने झुके नहीं। क्या उनके वंशज आज भी हैं? अगर हैं तो कहाँ हैं? चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से थे, लेकिन इस वंश की जड़ें ना और भी पुरानी हैं। सिसोदिया राजवंश असल में एक बहुत बड़े और प्राचीन राजवंश गुहिल राजवंश का ही एक हिस्सा था। आइए सफर को जरा तेजी से समझते हैं। 7वीं सदी में गुहादित्य ने गुहिल वंश की नींव रखी। फिर 8वीं सदी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन 12वीं सदी में करण सिंह के राज में परिवार में एक बड़ा बंटवारा हो गया। और फिर आया साल 1303, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया और इस वंश के एक मुख्य शाखा रावल शाखा का अंत हो गया। अब ये जो बंटवारा हुआ ना, ये बहुत दिलचस्प है। राजा कर्ण सिंह के 2 बेटे थे, बड़े शेम सिंह और छोटे राहब। तो हुआ ये कि बड़े बेटे शेम सिंह को चित्तौड़ का राज मिला और उनकी शाखा रावल कहलाई। वहीं छोटे बेटे राहब को मिला सिसोदा गांव, और यहीं से उनकी शाखा आगे चलकर सिसोदिया नाम से जानी गई। और यही वो सिसोदिया शाखा थी जिसने बाद में चित्तौड़ को वापस हासिल किया। महाराणा प्रताप की वीरता सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, ये उनके खून में थी। उन्हें अपने महान पूर्वजों से एक जबरदस्त विरासत मिली थी। और इस विरासत की आत्मा को ना बस एक वाक्य में समझा जा सकता है। 1326 में चित्तौड़गढ़ को वापस जीतने वाले राणा हम्मीर सिंह ने जो कहा था, वो सिसोदिया वंश का मूल मंत्र बन गया। मेवाड़ की यह पवित्र धरती किसी के आगे झुकना कभी नहीं सीखेगी। इस वंश के 2 मजबूत स्तंभों को देखिए। एक थे राणा कुंभा, जिन्होंने 32 किले बनवाए, जिसमें वो शानदार कुंभलगढ़ भी शामिल है। उनके दौर को मेवाड़ की आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। और दूसरे थे राणा सांगा, एक ऐसे महान योद्धा जिन्होंने राजपूतों को एक करने के लिए 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। राणा सांगा, उनके शरीर पर 80 घाव थे। सोचकर देखिए, एक ऐसा राजा जिसका एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख भी नहीं, लेकिन लड़ने का जज्बा ऐसा कि बड़े बड़े योद्धा भी कांप जाएं। और इसी महान विरासत को आगे बढ़ाया महाराणा प्रताप ने। लेकिन सिंहासन तक पहुंचना उनके लिए जरा भी आसान नहीं था। देखिए, उनके पिता उदय सिंह द्वितीय, वो अपनी मृत्यु से पहले अपने छोटे बेटे जगमाल सिंह को राजा बनाना चाहते थे। पर मेवाड़ के जो सरदार थे, जो जनता थी, वो तो प्रताप को ही अपना असली नेता मानती थी। सीधी सी बात है, प्रताप साहसी थे, न्यायप्रिय थे, जबकि जगमाल को थोड़ा कमजोर समझा जाता था। अरे, ये कहानी तो थोड़ी थोड़ी बाहुबली फिल्म जैसी नहीं लगती, जहां बड़े भाई का हक नजरअंदाज कर दिया जाता है? लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने राजा की आखिरी इच्छा को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि गद्दी पर वही बैठेगा जो मेवाड़ की रक्षा कर सके, और उन्होंने प्रताप को सिंहासन पर बिठा दिया। और यहीं पर इस वंश की सबसे बड़ी खासियत दिखती है कि यहाँ काबिलियत कभी कभी जन्मसिद्ध अधिकार से भी ज्यादा मायने रखती थी। सदियां बीत गईं, राजशाही खत्म हो गई, पर परिवार के विवाद खत्म नहीं हुए। 20वीं और 21वीं सदी में सिंहासन की लड़ाई एक नए ही रूप में सामने आई। ये जो आधुनिक विवाद है, ये 1955 में शुरू हुआ। तब महाराणा भूपाल सिंह ने शाही संपत्तियों को मैनेज करने के लिए श्री एकलिंग नाथ ट्रस्ट बनाया। उनके गोद लिए बेटे महाराणा भगवत सिंह को इसका कंट्रोल मिला। लेकिन 1984 में अपनी मृत्यु से पहले भगवत सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने ट्रस्ट का कंट्रोल अपने बड़े बेटे महेंद्र सिंह की बजाय छोटे बेटे अरविंद सिंह को सौंप दिया। और बस यहीं से दशकों तक चलने वाले एक पारिवारिक झगड़े की नींव पड़ गई।
इस एक फैसले ने परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ बड़े बेटे महेंद्र सिंह, जिन्हें कई लोग अनौपचारिक तौर पर जनता का महाराणा मानते थे, और दूसरी तरफ छोटे बेटे अरविंद सिंह, जो आधिकारिक तौर पर ट्रस्ट के संरक्षक बने और उदयपुर सिटी पैलेस में रहे। मतलब बंटवारा था कानूनी उपाधि और लोगों की मान्यता के बीच। आज जब भारत एक लोकतंत्र है, इस परिवार की विरासत राजनीतिक शक्ति से बहुत आगे निकल चुकी है। साल 2024 में महेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह का मेवाड़ के 70वें महाराणा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। तो इस तरह आज महाराणा प्रताप के वंश की बागडोर उनके हाथों में है। और पता है, मेवाड़ में आज भी एक कहावत बहुत मशहूर है, मारा घर में मारा राणा, मतलब मेरा राणा मेरे घर में है। ये बात दिखाती है कि लोगों के लिए ये परिवार अब सिर्फ कोई शासक नहीं है, नहीं, बल्कि ये उनकी संस्कृति, उनके गौरव का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका है। तो सवाल यही है कि असली विरासत क्या है? राजनीतिक शक्ति जो समय के साथ खत्म हो जाती है, या फिर वो सांस्कृतिक गौरव जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है? सिसोदिया वंश की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।